ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग टीसीएस स्टार्ट करेंगे। ओके, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस। नाउ लिसन, टीसीएस is only applicable for e-commerce operator transactions. ओके, टीसीएस का जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल किसके लिए है? सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल। ओके, और ये सेक्शन नंबर 52 है। ओके, टीडीएस फॉर सेक्शन नंबर 51। अभी हम लोग जो कर रहे हो गया सेक्शन नंबर 52। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, एक रहता है सेक्शन नंबर 95 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड एक रहता है अदर्स, अदर देन 95। ओके, एक रहेगा 95 का और दूसरा क्या रहेगा? अदर देन 95। अभी सेक्शन नंबर 95 का ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स भरने वाला है, दैट इज ओला, उबर वगैरह। ओके, हाँ, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स। ओके, ये हेडिंग था, इज लायबल टू पे टैक्स। ओके, ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन नंबर 95। एग्जाम्पल्स क्या थे इसके? हाँ, ओला, उबर, एमएमटी, जोमेटो, जोमेटो बस। हाँ, उधर अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह आएगा। ओके, तो जोमेटो भी हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 95 के लिए। पोर्टर भी पढ़ा था। ओके, हाँ, अमेंडमेंट था एक। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करते हैं? टैक्स का पेमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसके लिए इन लोग को 95 का ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला गया। मतलब सर्विस कोई और दे रहा है, लेकिन टैक्स ये लोग भर रहे हैं। लेकिन अदर्स वाले में क्या होएगा? जो सप्लाई कर रहा है वही टैक्स भरेगा, बट ये लोग किसके ऊपर भरेंगे? सिर्फ कमीशन के ऊपर भरेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, वे अदर्स का एग्जाम्पल क्या रहेगा देखो। हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह। ओके, इस तरीके से रहेगा। अभी डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हाँ, समझो ए करके एक सप्लायर है। ओके, जो अमेजोन के थ्रू सेल करता है, और यहाँ पर रिसिपिएंट है। ए करके एक सप्लायर है, अमेजोन के थ्रू वो सेल कर रहा है। ठीक है, अभी बी ने ऑर्डर किया अमेजोन पे। ओके, तो बी ने अमेजोन को पेमेंट किया रहेगा 10,000 रुपीज का, और 1800 का जीएसटी भी उसने किसको दिया रहेगा? अमेजोन को ही दिया रहेगा। बराबर, टोटल हो गया 11,800। अभी अमेजोन क्या करेगा? एक और रेमिट करेगा ये पैसा, एक और रेमिट करेगा। पूरा पूरा नहीं करेगा वो, अपना कमीशन काटेगा, कमीशन पे जीएसटी काटेगा। ओके, तो स्टार्ट करेगा पहले तो 11,800 से, नॉट 10,000। क्यों ऐसा? क्योंकि जीएसटी भरने का है सप्लायर को। ओके, अदर देन 95 है तो सप्लायर को ही जीएसटी भरने का है। तो यहाँ पर 11,800 से स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम 10,000। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसमें से क्या माइनस करेंगे देखो। हाँ, इसमें से कमीशन माइनस करेंगे। समझो 2,000 रुपये कमीशन है इसका, और कमीशन के साथ साथ इस कमीशन पे जीएसटी माइनस करें 360। ये समझ में आ रहा है? अभी गवर्नमेंट ने अमेजोन को एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दिस सप्लायर। देखो, कलेक्ट करना मतलब सप्लायर से लेना, इज एज गुड एज सप्लायर को उतना अमाउंट नहीं देना। समझ में आ रहा पॉइंट?
तो यहाँ पर अमेजोन जो है वो क्या करेगा, ए के पेबल से 0.5% टीसीएस कलेक्ट करेगा, 0.5% ऑफ 10,000। ओके, 0.5% ऑफ 10,000 कितना आएगा? ओके, 50 रुपया टीसीएस कलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो नेट ए को ये कितना रेमिट करेगा? एलसी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, 9,390। ओके, तो इतना पैसा वो किसको रेमिट करेगा? ओके, अमेजोन को कलेक्ट करना है ए से, और अमेजोन को गवर्नमेंट को पे करना है। नहीं, दोनों साथ में थोड़ी लग रहा है। टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स, नॉट फ्रॉम ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से कर रहे तो टीसीएस। दोनों साथ में कभी नहीं लगेगा। ओके। हाँ। नहीं नहीं, अमेजोन तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। नहीं, वो तो खाली रेमिट कर रहा है, पैसा दिया इसने ना। बी ने अमेजोन को दिया, अमेजोन ए को रेमिट करने के टाइम टीसीएस कट कर रहा है, टैक्स कलेक्टेड सोर्स। तो वही क्रॉस कंफर्म करना है ना गवर्नमेंट को, पता है हम को। क्रॉस कंफर्म करेगा ना गवर्नमेंट। देखो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन को कितना रुपए भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को? 50 रुपये। ओके, टीसीएस के नाम से 50 भरना है। ठीक है। सप्लायर क्या करता है, अपना जीएसटीआर 1 में सेल्स दिखाएगा। कितना सेल दिखाएगा? 10,000 प्लस 1800। तो कैसा वो जीएसटीआर 1 में दिखाएगा? समझ में आ रहा है पॉइंट? तो गवर्नमेंट अभी क्या करेगा, अमेजोन को बोला गया है एक रिटर्न भरने का आपको, जीएसटीआर 8। अभी ये जीएसटीआर 8 भरेगा और 8 जीएसटीआर 1 भरेगा, दोनों को गवर्नमेंट क्या करता है, मैच करता है। ओके, मतलब कि ए का जीएसटीआर 1 शुड बी इक्वल टू 50/0.5% ऑफ बी। मतलब बी का, सॉरी बी नहीं, अमेजोन का जो जीएसटीआर 7 रहेगा, ओके, उससे मैच करेंगे। समझ में आ रहा है गवर्नमेंट? ए का जीएसटीआर 1 को किससे मैच करेंगे? जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 8 ऑफ अमेजोन। और अगर ये दोनों मैच नहीं हुआ तो फिर ए को नोटिस आएगा। वो तो कलेक्ट करके देना है ना खाली। अमेजोन को दो टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, एक तो टीसीएस भरना ही पड़ेगा, और ये 360 रुपीज भी भरना पड़ेगा। तो ये 360 भरने के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ओके, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इसको। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ, 1800 वाला जीएसटी ए भरेगा। क्लियर है? तो टीसीएस खाली क्रॉस कंफर्मेशन करने का तरीका है। हाँ, अभी ये 50 अमेजोन ने गवर्नमेंट को दिया, अभी गवर्नमेंट किसको देगा ये वापस से? ए को देगा, और ए क्या करेगा, अपना 1800 पे करने के टाइम उतना माइनस कर देगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर ये प्रोसेस होते रहता है। अभी देखो 9 फाइव का ई कॉमर्स ऑपरेटर में, अच्छा पहली बात तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंफर्मेशन कर रही है, वो गवर्नमेंट कंफर्मेशन क्यों कर रही है? क्योंकि टैक्स कौन भर रहा है? ए भर रहा है। अगर बी अनरजिस्टर्ड रहता तो ए क्या कर देता, वो सेल्स को ही डिलीट कर देता। वो बोलता कि नहीं, मैंने सेल ही नहीं किया, ऐसा करके वो डिलीट भी मार सकता था। ओके, क्योंकि जब कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, ओके, तो सप्लायर नॉर्मली क्या ट्राई करता है, छुपाने का। तो फिर एक ना छुपाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेजोन को बीच में रखा है। बोलता है भाई तुम टीसीएस कट करो, ताकि क्रॉस कंफर्म हो जाए कि भाई एक कुछ छुपा तो नहीं रहा। ओके, अभी यहाँ पर टैक्स कौन भर रहा है? नहीं नहीं, नॉर्मल वाले ट्रांजेक्शन पे टैक्स कौन भर रहा है? ए भर रहा है। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट ने टीसीएस का प्रोविजन रखा है। लेकिन अगर हम लोग 9 फाइव का बात करें, तो टैक्स कौन भरता है? सप्लायर भरता है कि ई कॉमर्स? ई कॉमर्स। तो वो खुद से ही क्रॉस कंफर्म नहीं कर सकते। समझ में आया? देखो, इधर टैक्स भरने वाला पर्सन अलग है और ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग है।
टैक्स भर रहा है ए, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अमेजॉन। ओके, देयरफॉर टीसीएस का कंसेप्ट अराइज हो रहा है। लेकिन अगर टैक्स भरने वाला ही ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट कलेक्ट टैक्स। तो फिर खुद से ही पूछने जैसा हो गया कि भाई तुमने सही से कलेक्ट किया कि नहीं। देयरफॉर टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 9(5) ट्रांजेक्शन्स। समझ में आएगा लॉजिक? लॉजिक क्लियर है क्या? देखो एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर ड्राइवर है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ओला है, और यहाँ पर पैसेंजर है। सर्विस कौन दे रहा है? ड्राइवर सर्विस दे रहा है पैसेंजर को। ओके, तो सप्लायर इज ड्राइवर। ओके, लेकिन टैक्स पेयर कौन है? हाँ, टैक्स पेयर इज ओला। टैक्स पेयर इज ओला। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ओला है। ओके, देयरफॉर नो टीसीएस, क्योंकि दोनों अपने आप से कैसे कंफर्म करेंगे? सो नो टीसीएस। समझ में आप पॉइंट? लेकिन ऊपर वाले केस में, हाँ ऊपर वाले केस में टैक्स कौन भर रहा था? हाँ, टैक्स पेयर वॉज ए, लेकिन ईसीओ कौन है? अमेजॉन। तो यहाँ पर दोनों अलग है, तो क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, टीसीएस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बराबर। क्या है? टीडीएस जैसे, टीडीएस जैसे। क्लियर है क्या पॉइंट पूरा? अभी सुनो, अभी अमेजोन ये कैसे करता है वो हम लोग सीखेंगे। अमेजोन क्या करता है पूरे मंथ में? ओके, ए ने जितना भी सेल्स किया रहेगा, ओके, माइनस उसको जितना भी रिटर्न्स आया रहेगा। ओके, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। ओके, उसको हम लोग नाम देते हैं नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज। क्या नाम दे रहे हैं उसको? नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज। ओके, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज के ऊपर क्या लगने वाला है? इंटू 0.5%। ओके, मतलब अगर सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा तो 0.25%, 0.25%। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, इस तरीके से ये टीसीएस करेक्ट होगा। हाफ हाफ। वैसे ही उनका मर्जी है, कुछ नहीं बोल सकते। दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा तो। ओके, टीडीएस कैसा बड़ा अमाउंट है ना, गवर्नमेंट को मिलता है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह, ये सब छोटे मोटे लोग हैं। अभी अमेजोन पे समझो कि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरा टीडीएस ही इतना सब चले जाएगा, तो अमेजोन भी बहुत मार्जिन रखता है इसमें। ओके, तो ऑलरेडी इन लोग का बहुत वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ही होता है, और पूरे महीने के बाद यहाँ पर पेमेंट मिलता है। ओके, तो ये कम रखा है, और टीडीएस कैसा हर एक ट्रांजेक्शन पे कटता है। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है? अगर समझो कुछ मिस्टेक हो गया अमेजोन से, ओके, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करने में, ऐसा होएगा नहीं, बट अगर अमेजोन से मिस्टेक हो गया, ओके, तो फिर वो लोग कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने उनको रेक्टिफिकेशन का टाइम दिया है, अप टू 30th November ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये डेट तक कर सकते हैं। जो अपना आईटीसी का टाइम लिमिट था ना, वही टाइम लिमिट तक ये लोग क्या कर सकते हैं? रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी मिस्टेक हुआ रहेगा तो। समझ में आ पॉइंट? वो तो अपना टीसीएस कंप्लीट हो गया। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो।
इसके अंदर कंसिडरेशन शुड बी कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. ओके, कंसिडरेशन शुड बी कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. मतलब यहाँ पर अपना एग्जाम्पल कैसा था देखो. ओके, अमेजोन ने क्या किया था, पैसा कलेक्ट किया, और फिर अमेजोन ने क्या किया, ओके, ए को रेमिट किया. सबको समझ में आ रहा है? अगर समझो कि बी डायरेक्टली ए को देता, ओके, तो फिर टीसीएस आता ही नहीं. ओके, अमेजोन के थ्रू जाएगा तब जाके टीसीएस आएगा. हाँ, तो फिर टीसीएस आएगा ही नहीं. क्लियर पॉइंट सब लोग? तो अपना टीसीएस का प्रोविजंस कंप्लीट हो गया. क्या क्या? सब लॉजिक नहीं लिखा. लॉजिक नहीं लिखा, खाली प्रोविजन लिखा. लॉजिक लिखूंगा तो सब लोग टीचर बनाए. ओके, इंटरेस्ट हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया. क्लियर है पॉइंट? उसके बाद अभी हम लोग अदर रूल्स कर लेते हैं. नहीं, एक काम करते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू कैश कर लेते हैं, इजी है ये वाला. उसके बाद हम लोग अदर रूल्स पे आते हैं. ओके, सब हो गया. पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू कैश लेजर. ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू कैश लेजर. तो उसके लिए हम लोग पहले समझेंगे कि टोटल लेजर्स कितने रहते हैं जीएसटी में. देखो, देर आर 3 लेजर्स इन जीएसटी. 3 लेजर है गवर्नमेंट का पोर्टल पे ना, 3 लेजर अपने को दिखेगा. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ऐसा 3 लेजर रहेगा. समझ में आ रहा है? और लेजर मतलब ये पोस्टमार्टम है, मतलब पूरा काम होने के बाद इधर आएगा. ओके, ये लेजर्स का जब रिलेवेंस क्या रहता है, ट्रांजेक्शन होने के बाद ये फॉर्म होता है. ओके, लेजर ऐसे रहता है हमेशा, जर्नल एंट्री सोर्स. ओके, लेकिन लेजर तो क्या रहता है, ओके, उसका इफेक्ट दिखता है बाद में. तो क्या हो रहा है देखो, बेसिकली बैकएंड पे क्या होएगा मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इधर अपने को क्या दिखेगा सब होने के बाद. समझो कि मेरा 1 लाख रुपीज का लायबिलिटी है. ओके, 80,000 का मेरे पास आईटीसी है. ओके, 20,000 का मेरा नेट लायबिलिटी है. सुनो, 1 लाख का मेरा लायबिलिटी है, 80,000 का आईटीसी है, 20,000 का मेरा नेट लायबिलिटी है. मैं क्या करूंगा, GSTR 3B फाइल करूंगा. ओके, मेरे को जीएसटी कितना भरने को आ रहा है, 20,000 रुपया भरने आ रहा है. टोटल 1 लाख आ रहा है, लेकिन उसको मैं क्रेडिट से पे कर रहा हूँ 80,000 रुपया, और 20,000 रुपया कैसे पे कर रहा हूँ, कैश में. अभी देखो, अभी इसका पोस्टिंग कैसे होता है. 1 लाख का लायबिलिटी किधर लिखू, डेबिट की क्रेडिट? 1 लाख का लायबिलिटी है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. असेट है ना गवर्नमेंट का, डेबिट में लिखेंगे. मेरा लायबिलिटी है, तो गवर्नमेंट का असेट हुआ. हाँ कि नहीं? हाँ, ई लायबिलिटी लेजर. डेबिट डेबिट में आएगा, गवर्नमेंट के एंगल से हम लोग को पढ़ने का. ओके, तो गवर्नमेंट का असेट है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 लाख रुपीज रिसीवेबल. बरोबर. अभी गवर्नमेंट इज पेएबल टू अस 80,000 इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट.
तो यहाँ पर गवर्नमेंट का लायबिलिटी 80,000। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? मेरे को 20,000 रुपया जीएसटी भरने का है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ई कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करूंगा। ओके, पैसा मैं क्या करूंगा, डिपॉजिट करूंगा। तो यहाँ पर मेरे को पहले डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी ये पूरे का सेट ऑफ होएगा। क्या क्या क्या? समझा नहीं? रुको रुको, कर रहे हैं हम लोग, खत्म किधर गया? अभी पहले तो कैश में पैसा हम लोगों ने जमा किया। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, सेट ऑफ करना है। जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे ना, वो आईटीसी आईजीएसटी का इधर यूज होएगा वगैरह। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये 80,000 का ये जो डेबिट हम लोग इधर लिखेंगे। ओके, ये आईटीसी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, आईटीसी का यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर? अभी हम लोग को 20,000 रुपया और कम पड़ रहा है, तो हम लोग किधर से लेंगे अभी, कैश लेजर से। तो कैश लेजर से पैसा निकलेगा। ओके, और लायबिलिटी में ये पेमेंट होगा। सबको समझ में आया? इस तरीके से सारे लेजर क्लोज होंगे। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। समझा पॉइंट? ओके, अभी ई कैश लेजर का कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। ओके, अभी अपने को इंटरेस्ट जो हम लोगों ने सीखा था ना, उसके ऊपर एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ई कैश लेजर में हम लोग पैसा जमा कर सकते हैं कभी भी। पेटीएम वॉलेट समझो उसको। क्योंकि अपने गूगल पे से जाएगा, पेटीएम वॉलेट में जमा हो जाएगा, तो ये पेटीएम वॉलेट जैसे काम करता है। ठीक है, भाई मान के चलो कि मेरा लायबिलिटी 4 लाख रुपए का है। ओके, मेरे पास आईटीसी 3 लाख रुपए का है। नेट लायबिलिटी 1 लाख रुपीज का है। इसका ड्यू डेट है 20 फरवरी। ओके, 20 फरवरी इसका क्या है, ड्यू डेट है। अभी मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास पेमेंट नहीं है। 31 मार्च को मैं इसको पे कर, कब पे करने वाला हूँ, 31 मार्च को। लेकिन 20 फरवरी को मेरे पास 70,000 रुपया है। ध्यान से सुनना प्लीज। मेरा लायबिलिटी कितने का है? ओके, 1 लाख रुपीज का लायबिलिटी है। 20 फरवरी को पे करने का है, लेकिन मेरे पास 1 लाख नहीं है, मेरे पास 70,000 ही है। ओके, तो मैं 70,000 भर दूंगा। भर दूंगा मतलब मैं 3B फाइल नहीं कर सकता। हाँ, मैं ई कैश लेजर में जमा कर दूंगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो, 3B कब फाइल हो पाएगा, जब पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज मेरे पास जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? जब तक मेरे पास 1 लाख रुपीज जमा नहीं होता, तब तक मैं 3B फाइलिंग नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? तो 3B फाइलिंग करने के लिए मेरे पास कितना रुपया होना चाहिए, 1 लाख रुपीज। अब देखो, ये ई कैश लेजर है। मैंने 20 फरवरी को यहाँ पर 70,000 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, बाकी का 30 कब जमा करूंगा, समझो 31 को आ गया मेरे पास, तो 31 मार्च को मैं जमा कर दूंगा, और 30,000। ये ई कैश लेजर है। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि इंटरेस्ट आपको नहीं भरना पड़ेगा ऑन द पोर्शन विच वॉज डिपॉजिटेड इन ई कैश लेजर बिफोर ड्यू डेट एंड वॉज नॉट विड्रॉन टिल द फाइलिंग ऑफ 3B। वापस से सुनो क्या बोला, इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। देखो, अभी हम लोग वैसे तो 1 लाख रुपया 3B के हिसाब से लेट भर रहे हैं। 3B कब भरना चाहिए था, 20 फेब, लेकिन हम लोग 3B कब भर रहे हैं, 31 मार्च। पर इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ये पीरियड के लिए लगेगा। गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी पैसा आपने ई कैश लेजर में जमा कर लिया, कौन से डेट पर, ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट या उसके पहले, और उसको विड्रॉ ही नहीं किया, मतलब हाथ ही नहीं लगाया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो अभी इंटरेस्ट कितने पे लगाएंगे, 30,000 पे। लेकिन अगर आपने इसको 20 के जगह पे अगर 21 को जमा किया रहता एग्जाम्पल, तो पूरे 1 लाख के ऊपर आता, और पूरा 25 से बाद से लेके 31 मार्च तक। सबको समझ में आता है? एवरीवन क्लियर? तो अगर यहाँ पर 20 मार्च रहेगा, देन इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑन 30,000। क्या हुआ, सॉरी सर, 25। ओके, अगर ये 21 फरवरी होता, 70,000।
एंड 31st March 30,000. ओके, देन इंटरेस्ट वुड बी लेविड ऑन 1 लाख. समझ में आया पॉइंट? कुछ नहीं मिलेगा. नहीं, नहीं मिलेगा इंटरेस्ट. गवर्नमेंट ने तो बोला ही नहीं था ना, देख. चलो, क्लियर है सब लोगों को ये? अभी सुनो. अभी देखो प्रोसेस क्या रहता है पेमेंट करने का. ये अपना बैंक अकाउंट है. ओके, गवर्नमेंट का ई कैश लेजर है. ओके, ये बैंक अकाउंट है. ओके, ये ई कैश लेजर है. ठीक है. और यहाँ पर जीएसटीआर 3 भी है. समझ में आ रहा पॉइंट? अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग को सबसे पहला बैंक अकाउंट से पैसा किधर जमा करने का? ई कैश लेजर. ओके, ई कैश लेजर से क्या हो जाएगा? ओके, 3B में हम लोग क्या करेंगे, फाइलिंग करने में इसको यूज करेंगे. और फिर पैसा किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा. समझ में आ रहा पॉइंट? तो हम लोग ने पैसा अगर ई कैश लेजर में रखा है, इट मीन्स वो पैसा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा है. बट गवर्नमेंट उसको वापर रहा है, पर ऑफिशियली नहीं पहुंचा है. जैसे बैंक अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, तो वो पैसा अपना ही है, लेकिन वापर कौन रहा है? बैंक. तो वैसे ही ई कैश लेजर में पैसा पड़ा है, तो पैसा अपना ही है, लेकिन वापर कौन रहा है? गवर्नमेंट. तो अब अपने को बैंक अकाउंट से ई कैश लेजर में डालने के लिए समझो हम लोग को 10,000 रुपीज जमा करने का है. तो 10,000 रुपीज हम लोग जमा करेंगे. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? चालान भरेंगे. समझ में आ रहा है बट? हाँ, क्या हुआ? बराबर है ना? क्या कुछ मिस्टेक है? बराबर है ना? पेमेंट करें तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, और पैसा जमा करेंगे तो कैश लेजर भी डेबिट होएगा. बराबर है अकाउंट से. चलो, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट से जब हम लोग, हाँ, हम लोग चालान भरेंगे तब जाके पैसा ई कैश लेजर में जाएगा. देखो, ये बैंक अकाउंट किसके एंगल से बना है? ये बैंक के एंगल से बना है. बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना, खर्चा होता है तब. और समझ में आया तुम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना, खर्चा होएगा तब. और क्रेडिट होएगा जब पैसा मिलेगा तब. अपना बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ. ठीक है, अपना अपने बुक्स का बनाएंगे तो क्रेडिट होएगा. ये बैंक के बैंक एंगल से. ओके, इन द बुक्स ऑफ बैंक. बैंक अकाउंट मतलब अपना अकाउंट है. क्लियर? तो हम लोग को बैंक अकाउंट से ई कैश लेजर में अगर पैसा जमा करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? चालान. क्योंकि अभी ये चालान कैसे दिखता है, देखो. देखो, चालान इस तरीके से दिखता है. चालान के अंदर मेजर हेड्स रहता है और माइनर हेड्स रहता है. ओके, ऐसा दो होता है, मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स. मेजर हेड मतलब यहाँ पर IGST, CGST, SGST एंड सेस. ओके, दीज आर मेजर हेड्स. मेजर हेड्स मतलब कि ये वाला टैक्स हम लोग को भरने का है. और माइनर हेड्स मतलब कि मेरे को ये वाले टैक्स का मतलब ये वाले कंपोनेंट का टैक्स भरना है, या तो ये वाले कंपोनेंट का इंटरेस्ट भरना है, या तो IGST का पेनल्टी भरना है, या तो IGST का लेट फीस भरना है. मतलब कि हर एक मेजर टैक्स हेड का माइनर हेड से होता है यहाँ पर. ओके, IGST का अगर मेरे को टैक्स भरना है तो मैं इधर फिगर लिखूंगा. ओके, IGST का इंटरेस्ट भरना है तो यहाँ पर लिखूंगा. IGST का पेनल्टी भरना है तो यहाँ पर लिखूंगा. मतलब कि मेरे को जो एग्जैक्टली भरने का है वो लिखने का. अगर अपना लायबिलिटी CGST SGST है तो फिर मेरे को इधर लिखना पड़ेगा. अगर इंटरेस्ट भी पे करना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा. पेनल्टी भरना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो जिधर जिधर हम लोग को जो पे करना है उधर एग्जैक्ट अमाउंट्स लिखने के. क्लियर है पॉइंट? अभी मान के चलो कि मेरे से मिस्टेक हो गया. समझो टैक्स इधर लिखने के बजाय मैंने गलती से इधर लिख दिया. गलती से इंटरेस्ट में लिख दिया. अभी
हम लोग को टैक्स भरने का है ना। ओके, हम लोगों ने लिख किधर दिया, इंटरेस्ट में, और पेमेंट भी हो गया। तो अभी हम लोग का सीजीएसटी के इंटरेस्ट का बैलेंस बढ़ जाएगा, हेड का। पर हम लोग को कौन से लेजर में बैलेंस चाहिए था, टैक्स में। तो अभी एक फॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया, ओके, PMT09 करके। ये फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं हेड्स को। ओके, मतलब यहाँ पर सीजीएसटी के इंटरेस्ट में अगर गलती से पैसा चला गया, तो सीजीएसटी के इंटरेस्ट से हम लोग किधर डालेंगे, ओके, सीजीएसटी के टैक्स में डालेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट। ये ऑनलाइन है फॉर्म, हम लोग भर सकते हैं। हाँ, हम लोग भरेंगे। समझ में आ रहा पॉइंट। हम लोगों ने गलती किया, तो हम लोग को ये रेक्टिफाई करने का मौका मिल रहा है। ओके, तो ये खाली हेड चेंज करना है, दैट्स इट। समझ में आ रहा पॉइंट। मतलब कोई भी मेजर हेड के माइनर हेड से दूसरे किसी मेजर हेड के माइनर हेड में हम लोग पैसा डाल सकते हैं। ओके, पैसा जमा कर सकते हैं, इधर का उधर हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। अभी अगर समझो कि मेरे पास टैक्स के लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, और मेरा टैक्स का लायबिलिटी आ ही नहीं रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ इसको, रिफंड ले लो। ओके, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। अगर उसी स्टेट में है तो दूसरे स्टेट में मेरा कौन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, आई कैन ट्रांसफर। समझ में आ रहा पॉइंट। लेकिन ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब खुद का लायबिलिटी पेंडिंग ना हो। नहीं तो खुद का भी लायबिलिटी बाकी है और दूसरे को पैसा दे रहा हूँ, ओके, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा पॉइंट। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सब कैसे दिखता है पोर्टल पे। यहाँ पर देखो। देखो, ये लॉगिन करने के बाद हम लोग को सर्विसेज में जाना है, ओके, फिर पेमेंट में जाना है। ओके, सर्विसेज फिर पेमेंट, ठीक है, सर्विसेज पेमेंट, और फिर क्रिएट चालान। हाँ, पैसा जमा करना है हम लोग को। ओके, तो सर्विसेज, पेमेंट्स और क्रिएट चालान। तो क्रिएट चालान पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर एनी अदर पेमेंट। ओके, एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने को पूछ रहा है कि आपको क्या पे करना है, मतलब कितना रुपया पे करना है, कौन से हेड में पे करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शन है। ओके, ये सारे मेजर हेड्स है और ये पूरे माइनर हेड्स। ओके, हम लोग को इधर फिगर डालने का, समझो कि मेरे को इधर 2000 रुपया भरना है सीजीएसटी का, और एसजीएसटी का भी भरने का 2000। ओके, तो हम लोग को 4000 अगर भरना है तो प्रॉपर हेड में पैसा डालना है। ओके, उसके बाद अपने को ना यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेगा ये 4000 भरने का। ओके, ई पेमेंट मतलब नेट बैंकिंग से पेमेंट होएगा। ओके, तो हम लोग ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जनरली यही होता है। ओके, ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि हम लोग बैंक में जाएंगे, ओके, फिजिकली पैसा डिपॉजिट करेंगे या तो चेक देंगे बैंक में जाके। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर चलान्स एक्सीडिंग ₹10,000। ओके, अभी एरर क्या है देखो, द पेमेंट मोड इज नॉट अवेलेबल फॉर चलान्स एक्सीडिंग 10,000, क्योंकि इनकम टैक्स में लिमिट है 10,000 के ऊपर आप कैश में खर्चा नहीं कर सकते। तो ये ओवर द काउंटर का लिमिट को इन लोगों ने 10,000 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट। ओके, कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ऐसा इन शॉर्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, 10,000 से कम करे तो तुरंत ये एग्री कर रहा है। ओके, एनईएफटी आरटीजीएस मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग, हाँ, गवर्नमेंट का नेट बैंकिंग जो अपना एनईएफटी रहता है उसका एक फॉर्म रहता है। ओके, वो फॉर्म भरेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, भेजेंगे। फॉर्म रहता है एनईएफटी का, भर के ही आता है इधर। देखो, अगर एनईएफटी पे क्लिक करूंगा, इधर मेरे को बैंक सिलेक्ट करना है। क्या क्या, नहीं नहीं वो सब नहीं, ये ऑफलाइन ही है। हाँ, देखो एनईएफटी पे क्लिक किया, ये समझो एडीसीबी। ओके, जनरेट चालान। अभी ये चालान जो बनाया ना, ये चालान अपने को चेक के साथ बैंक में सबमिट करने का। समझ में आ रहा पॉइंट। ओके, इसका बेनिफिशियरी कौन है देखो, RBI S0 GST पेमेंट, मतलब कि ये आरबीआई के अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली। समझ में आ पॉइंट। हाँ, जीएसटी डायरेक्टली आरबीआई के अकाउंट में जाएगा, और फिर वो गवर्नमेंट को रेमिट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग, हाँ, अगर हम लोग समझो ऐसा करते,
नेट बैंकिंग से अगर हम लोग भरते हैं तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के लेजर में जाता है। ओके, एनईएफटी में एक प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो नेट बैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ई पेमेंट जनरेट चालान, अभी देखो ये चालान बन गया, पे नहीं हुआ तो गया ही नहीं ना बैंक से, चालान जनरेट हुआ। ओके, अभी तो हम लोगों ने मोड सिलेक्ट किया, सुनो सुनो, अभी हम लोगों ने खाली मोड सिलेक्ट किया, क्या मोड से पे करना चाहते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर सी पिन करके दिख रहा है। ओके, यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो ये सी पिन जनरेट होता है अपना, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद हम लोग को नीचे आना है। ओके, यहाँ पर हम लोग को एग्जैक्टली क्या किधर से पेमेंट करें वो सिलेक्ट करना है। प्रेफर्ड बैंक, मतलब कि ज्यादा लोग ये बैंक से टैक्स भरते हैं। ओके, ज्यादा लोग ये बैंक से टैक्स भरते हैं। उसके बाद नेट बैंकिंग में तो बहुत सारे बैंक आते हैं, बहुत मतलब इतने ही बैंक है एक्चुअली में तो, असली में बैंक तो हजारों होंगी, तो इतने ही बैंक से नेट बैंकिंग पॉसिबल है। हाँ, इसमें से भी अपन नहीं सुने रहेगा, धनलक्ष्मी बैंक नहीं सुना रहेगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये लोकल बैंक से, लोकल बैंक से पैसा डिपॉजिट करने का रहेगा, लोकल बैंक है ये लोग। सुना हुआ रहेगा, एक हाथ दो रहेगा, ऐसा नहीं सुना रहे। हाँ, चलो चलो, बस बस सुनो सुनो। अभी समझो हम लोगों ने नेट बैंकिंग क्लिक किया, फिर आईडीबीआई बैंक क्लिक किया। अभी डायरेक्टली ये आईडीबीआई का पोर्टल पे अपने को लेके जाता है। समझ में आया पॉइंट? अभी इधर से फिर पेमेंट होएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अभी ऑलरेडी जो पे हुआ है ना वो चलान अपन ओपन करते हैं, और दो तीन टर्म्स पढ़ने के लिए। अभी देखो जो भी चालान बन रहा है ना, जो भी चालान बन रहा है इट इज वैलिड फॉर 15 डेज। ओके, जो भी चालान बनता है इट इज वैलिड फॉर 15 डेज। आगे बैठो अभी। चलो, नहीं अभी आ गया, नहीं नहीं अभी, अभी आ गया। नहीं, 3 बार बोला मैंने, अभी आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी आगे आना पड़ेगा। चलो बैठो। देखो जो भी चालान हम लोग बना रहे हैं ना, इट विल बी वैलिड फॉर, आगे 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 मतलब इधर, वो आगे नहीं है, इधर इधर। नहीं नहीं, आ गया। दो तीन बार मौका दिया मैंने, अभी आ गया। बोला ना स्टार्टिंग में ही, मैं बोला तभी ना बोला। उसके बाद बोला, कल भी बोला था जगह चेंज हो जाएगा अभी। सुनो सुनो, देखो यहाँ पर 31 जनवरी आज है, तो हम लोग ने चालान आज जनरेट किया। तो ये चालान से जितना भी अमाउंट आ रहा है वो हम लोग को पे करना पड़ेगा। ओके, और चालान ये एक्सपायर कब होएगा? 15 फरवरी को ये चालान एक्सपायर होगा, मतलब एवरी चालान इज वैलिड ओनली फॉर 15 डेज। ओके, अगर ये 15 दिन निकल गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अभी? नया चालान बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, आरसीएम, ये सब हम लोग को हमेशा कैश लेजर से पे करना है। पहले टैक्स का लायबिलिटी हम लोग कैसे पे कर सकते हैं? आईटीसी से। ठीक है, टोटल अमाउंट है वो खाली, आउटपुट माइनस इनपुट करके जो नेट आंसर आएगा वो भरना है। हाँ, वो आएगा। अभी देखो, अभी हम लोग को ट्रांसफर अगर करना है एक एक हेड से दूसरे हेड में, तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। ठीक है, हम फाइल PMT09 करके उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, हाँ हाँ, और बाद में अपने ऊपर भी नोटिस आएगा, मतलब ये देखो, लायबिलिटी कैलकुलेशन सेल्फ है।
वो अपने को मैनुअली रिकंसाइल करना पड़ता है कि सामने वाले ने कितना भरा और मेरा कितना एक्चुअल परचेज है। अलग रहेगा तो हाँ। हाँ, सिस्टम कैच करेगा और शो को नोटिस जनरेट करेगा। हाँ, देखो करेगा। अभी देखो, अगर समझो मेरे पास आईजीएसटी के टैक्स साइड में पैसा है, ओके, और मेरे को इसको ट्रांसफर करने का है सीजीएसटी के टैक्स में, तो मैं इधर पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। ओके, आईजीएसटी के टैक्स से, ओके, आईजीएसटी के टैक्स से मेरे को सीजीएसटी के टैक्स में पैसा डिपॉजिट करना है, तो आई कैन ट्रांसफर। हाँ, ओके, तो ये ट्रांसफर पॉसिबल है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आईजीएसटी के टैक्स से सीजीएसटी के टैक्स, इसको बोलते हैं PMT-09। ओके, दूसरे किसी भी मेजर हेड के माइनर को दूसरे किसी मेजर हेड के माइनर, कुछ भी चलेगा। एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, चलेगा, कर सकते हैं। हाँ, वो देखो, फाइल PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डिफरेंट जीएसटी ऑन सेम पैन। लिस्टिंग पर्सन को भेजना है तो भी मैं भेज सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं, अपने डिस्टिंग पर्सन, दूसरे किसी के नहीं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, हाँ, दूसरे ब्रांच के इसमें डाल सकते हैं। यस, डाल सकते हैं। पर उसको क्या करना पड़ेगा? सेम जीएसटी नंबर नहीं, अलग जीएसटी नंबर, हाँ, सेम पैन होना चाहिए, तो ही हम लोग कैश का जो एक्स्ट्रा बैलेंस है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई सेम जीएसटी तो आएगा। ओके, उसके बाद फाइल PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डिस्टिंग पर्सन। अभी यहाँ पर तो कोई डिस्टिंग पर्सन है ही नहीं। ओके, तो सिलेक्शन का मौका नहीं आएगा इसमें। ओके, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर रहता है, जैसे बताया, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, तीन लेजर जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये। ओके, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, अभी यहाँ पर हम लोग को कुछ भी मंथ वगैरह सिलेक्ट करने का। अभी देखो, यहाँ पर टैक्स का अमाउंट बता रहा है, बोलता है अदर देन रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी इतना क्रिएट हुआ। ये कैसे मालूम पड़ा उसको? सिंपल बात है, लायबिलिटी उसको मालूम कैसे पड़ी? GSTR 3B भरने के बाद बनाया ये। 3B भरेंगे तो मालूम पड़ेगा ना उसको, 3B में तो लायबिलिटी माइनस आईटीसी आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? ओके, 4 लाख रुपए का लायबिलिटी आया भरने को, 25 अप्रैल 2025 को। ओके, उसके बाद रिवर्स चार्ज का कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने कितना कितना भरा देखो, क्रेडिट से भरा इतना और कैश से भरा इतना। अब ये जो कैश से भरा है वो कौन सा है वो भी मालूम पड़ेगा। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो दिखेगा, देखो, ये फीस है, तो ये तो कैश में भरने का था अपने को। तो हमारे पास आईटीसी रहेगा तो भी वी कैन नॉट पे फीस थ्रू क्रेडिट लेजर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को फीस किससे भरना पड़ेगा? कैश से। सबको समझा? ये कैश से भरा कैसे मालूम पड़ा? इधर कैश लिखा है देखो, और यहाँ पर क्रेडिट लिखा है। सबको समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है कैसे दिखता है ये पूरा? और इधर क्लोजिंग बैलेंस भी दिखता है। ओके, अमाउंट जितना भी हम लोग को पे करने का है, जितना भी पे किया वो इधर आएगा, और फिर क्लोजिंग इधर आएगा। इसीलिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट है। नहीं तो 3 कॉलम हो सकता था। ओके, लायबिलिटी, पेमेंट और बैलेंस। तो लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा बनाने से अच्छा क्या किया, एक कॉलम में लायबिलिटी और उसका पेमेंट, डेबिट क्रेडिट करके कर दी। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ओके, अभी हम लोग रीड कर लेते हैं यहाँ से। एनी अमाउंट पेड बाय टैक्स पेयर, TDS, TCS claimed will be reflected in electronic कैश लेजर। ओके, जो भी TDS कट के आएगा ना, हम लोगों ने सीखा था, गवर्नमेंट TDS कट करेगा, और TDS किधर जमा होएगा? कौन TDS किधर जमा होएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होएगा, ठीक है। और TCS भी किधर जमा होएगा? कैश लेजर में। रजिस्टर्ड पर्सन फर्स्ट यूटिलाइजेस आईटीसी टू पे लायबिलिटी, और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग किससे पे करेंगे? कैश से, और ये मेजर हेड्स और माइनर हेड्स से। ओके,
उसके बाद कैश लेजर बैलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड, क्योंकि हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, वी कैन ट्रांसफर। उसके बाद बोलते हैं आईजीएसटी कैश और सीजीएसटी कैश, ओके, ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन कैन बी ट्रांसफर टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन, हाउएवर नो सच ट्रांसफर इज परमिसिबल इफ लायबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग। क्लियर है पॉइंट? लायबिलिटी ही बाकी है तो फिर हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस कैन ओनली बी पेड थ्रू ई कैश लेजर। चालान टू बी जनरेटेड ऑनलाइन, मैनुअल इज नॉट अलाउड। ओके, हाथ से चालान नहीं बना सकते, ऑनलाइन जाके ही बनाना है। ओके, एंड इट विल बी वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज? 15 डेज। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग ऑथोराइज बैंक से ही कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओवर द काउंटर कितना चलता है ओवर द काउंटर में? 10,000। उसके बाद जो पर्सन इंडिया के बाहर से ओआईडीआर सर्विस दे रहे हैं जैसे गूगल वगैरह, इन लोग को इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का जो मोड रहता है स्विफ्ट वगैरह, उससे पेमेंट करने को देंगे। उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टीआरएन। हाँ, बोलो ये एग्जांपल कौन सा दिया था? कैजुअल टैक्सेबल्स। हाँ, पहले उसको टीआरएन मिलेगा, फिर वो कैश पेमेंट करेगा, और बाद में उसको फाइनल नंबर मिलेगा। क्लियर है क्या? ध्यान दें, ध्यान दें। तो क्लियर है सब लोगों को ये? आगे, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ओके, ये क्या था? इट इज अ लेजर ऑन जीएसटी पोर्टल शोइंग लायबिलिटीज ऑफ टैक्स पेयर। ये हम लोगों ने देखा, रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी, अदर देन रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी। ओके, डिटरमाइंड बाय ऑफिसर। एंड डिटरमाइंड बाय ऑफिसर मतलब ऑफिसर ने अगर कुछ हमारा लायबिलिटी डिटरमाइन किया है, वो भी दिखेगा, सब लायबिलिटीज दिखेगा ए टू जेड। ओके, अभी हम लोग को लायबिलिटी पेमेंट कैसे करना होता है वो इधर लिखा हुआ है, एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट बोलता है सबसे पहले आप लोग को भरना है पास्ट पीरियड का सेल्फ असेस टैक्स। मतलब समझो कि मेरा जून का रिटर्न भी बाकी है, जुलाई का भी बाकी है, तो पहले कौन सा भरूंगा? जून। तो बोलते हैं कि पास्ट पीरियड का सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज। उसके बाद किसका भरूंगा? जुलाई का। तो करंट पीरियड का सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज। ओके, एंड थर्ड वाला अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74। ओके, अभी ये जो है ना 73 74, दिस कॉल्ड एज ऑफिसर रेज्ड डिमांड्स। ओके, ऑफिसर रेज डिमांड, इसके अंदर पेनल्टी भी हो सकता है, टैक्स भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो ऑफिसर ने डिटरमाइन किया। मान के चलो कि मुझको लग रहा था कोई प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, तो मैंने तो टैक्स ही नहीं भरा, ऑफिसर को मालूम पड़ा। ऑफिसर क्या करेगा अभी? डिमांड रेस करेगा अंडर सेक्शन नंबर 73 इफ इट इज नॉन फ्रॉड, 74 इफ इट इज फ्रॉड। और अभी 70 एट प्रेजेंट 73 74 निकल चुका है। ओके, एट प्रेजेंट ये कट भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, कट कर दो। अभी दोनों सेक्शन का कॉम्बिनेशन इस सेक्शन में डाल दी, न्यू सेक्शन। न्यू सेक्शन में 74 ए में डाल दिया लोगों ने। क्लियर है क्या? हम्म? कोई भी टैक्स भरना है अपने को, कुछ भी भरना है, पेनल्टी भी भरना है, तो भी चालान भरना पड़ेगा। हाँ बोलो। हम्म, इंटरनेट बैंकिंग में नेट बैंकिंग से होता है, एनईएफटी में बैंक में जाना पड़ेगा। होता है लेकिन फॉर्म लगेगा ना उसके लिए, फॉर्म भरना पड़ता है ना आरटीजीएस का, अभी तो ऑनलाइन होता है। ओके, लेकिन ऑफलाइन पॉसिबिलिटी भी है, तो ये ऑफलाइन वाला एनईएफटी आरटीजीएस है। ओके, इट इज नॉट ऑनलाइन वाला एनईएफटी आरटीजीएस। हाँ, बराबर है। बोलो, कुछ डाउट? समझ में आ रहा है पॉइंट?
तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर क्लियर हो गया, कैश लेजर लायबिलिटी का तो खत्म। नेक्स्ट, डिस अलावेंस, इसको कूलिंग बढ़ाओ ना, बढ़ा के रखो, क्योंकि नसीब से तो चल रहा है। सुनो, नेक्स्ट इज रूल नंबर 86A, यहाँ पर ध्यान दो। रूल नंबर 86A, ओके, इसका मतलब क्या देखो, ऑफिसर क्या बोलता है, गलत आईटीसी तुम लोगों ने अगर क्लेम कर लिया, गलत आईटीसी क्या कर लिया, क्लेम कर लिया, तो ऑफिसर क्या करेगा, उसका यूजेज को रोक देगा। हाँ, यूटिलाइज करने जाएंगे तो ऑफिसर रोक देगा अपने को। ओके, ही विल रेस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अगर उसको लगता है कि जो आईटीसी आपने अवेल किया वो गलत है। नहीं, पर हम लोग सेम ही मन में अवेल भी कर लेंगे, यूटिलाइज भी कर लेंगे। ओके, ये तो कभी है अवेल करने के बाद यूज नहीं किया और ऑफिसर को मालूम पड़ गया, तो फिर वो यूटिलाइजेशन को रोक देगा। देखने को नहीं आएगा, लेकिन कुछ मेथड्स यहाँ पर दिया है, अगर मालूम पड़ गया तो। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को गुड्स ही नहीं मिला, फिर भी मेरे को आईटीसी आया। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास आईटीसी में 1 रुपया भी नहीं है, एग्जांपल, क्योंकि मैंने आईटीसी अवेल करके यूज कर लिया, तो अभी मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो लोग डेबिट एंट्री मार देंगे, मतलब मेरा क्रेडिट लेजर नेगेटिव दिखेगा। मतलब जब कभी भी मेरे पास फ्यूचर में क्रेडिट आएगा ना, पहले वो सेट ऑफ हो जाएगा। समझ में आएगा पॉइंट? नहीं, गलत क्या है, मैंने परचेज किया फेक इनवॉइस पे। ओके, मेरे पास गुड्स ही नहीं आया, वो ऑफिसर को मालूम पड़ गया, तो ऑफिसर क्या करेगा, हम लोग के क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री डाल देगा। समझ में आया point? चलो यहाँ पर, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर कैन रेस्ट्रिक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फ्रॉम ई क्रेडिट लेजर इफ इट इज फ्रॉडलेंट आईटीसी। ओके, रेस्ट्रिक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फ्रॉम ई क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर से हम लोग क्या करेंगे, आईटीसी को यूटिलाइजेशन का रेस्ट्रिक्शन कर देंगे इफ इट इज फ्रॉडलेंट आईटीसी। और फ्रॉडलेंट आईटीसी का मतलब क्या देखो, आईटीसी पास्ड ऑन बाय पर्सन हु हैज नॉट कंडक्टेड बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस। देखो, आईटीसी passed on by a person who has not conducted business from registered place। क्या मतलब है इसका देखो, समझो कि मेरा रजिस्ट्रेशन मुलुंड में है। हाँ, मैं अगर समझो मुलुंड में रजिस्ट्रेशन ले चुका हूँ, मुलुंड का एक जगह पे रजिस्ट्रेशन ले चुका हूँ, कपिश मॉल। ओके, पर मैं बेच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल थाने से, तो जो पर्सन मुझसे खरीद रहा है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सप्लायर के रजिस्टर्ड जगह से बिजनेस कर रहा है, उधर से नहीं खरीद रहा है। समझ में आया क्या बोला? बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे होता है ये, सुनो। मालूम है, बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, अभी पहले बुकिश पढ़ लेते हैं, बाद में मैं एक्चुअल वाला एग्जांपल देता हूँ। ओके, अभी वाला क्या एग्जांपल दिया, समझो ए लोकेशन पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ बी लोकेशन से, तो जो पर्सन मुझसे बी लोकेशन से परचेस करेगा उस बंदे को आईटीसी नहीं मिलेगा, चेंज नहीं करेगा। पर कभी कभी अपन क्या करते हैं, एड्रेस को ऐड करना भूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बी से बी की जगह पे आके लिखेगा। ए का लेंगे तब मालूम नहीं पड़ेगा, बताता हूँ, सुनो। सी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, आईटीसी अवेल्ड बाय पर्सन हु हैज नॉट कंडक्टेड बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस, मतलब क्या। ओके, मान के चलो, उल्टा, हाँ, उसने अगर परचेस किया, समझो उसने मुलुंड के रजिस्ट्रेशन पे नंबर लिया, पर उसने परचेस किया थाना में, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, मतलब परचेस करने वाला जगह भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए और सेल होने वाला जगह भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
समझ में आ रहा पॉइंट? परचेज होने वाला जगह भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। और सेल होने वाला जगह भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। अब प्रैक्टिकली ऐसा कब होएगा वो हम लोग समझ लेते हैं। ओके, क्लाइंट था मेरा 2019 में। ओके, उसका जो बिजनेस का ऑफिस था, शॉप या फिर जो भी बोलते हैं अपन ऑफिस, वो 6 फ्लोर पे था। ओके, 6 फ्लोर पे था। ओके, 3 लेवल पार्किंग था उधर। ओके, तीनों पार्किंग था। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ऊपर भी बिल्डिंग था, ऐसा नहीं खत्म हो गया, ऊपर भी था। ओके, उसका ऑफिस था 6 पे। बरोबर। अभी रेंट एग्रीमेंट में हर जगह पे लिखा था 9th, क्योंकि इधर से गिन रहे हो लोग। देखो, पार्किंग अंडरग्राउंड नहीं था, पार्किंग ग्राउंड के ऊपर 3 था। तो फिर ये देखने गए तो 9th फ्लोर हो गया। 9th फ्लोर हो गया, समझ में आ रही है? पर उन लोग बोर्ड वगैरह पे क्या लिखते, सब लोग 6th। तभी हम लोग को समझो कुछ ऑर्डर करने का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एड्रेस 601 एग्जाम्पल। अगर 901 लिखेंगे ना एग्रीमेंट वाला, तो वो ऊपर चले जाएगा। वापस से उसको कॉल करके नीचे बुलाओ। तो हम लोग हर जगह पे एड्रेस क्या देते थे डिलीवरी का, 601। तो ऑफिसर ने क्या क्या चेक किया, बोला कि तुम्हारे एग्रीमेंट में 901 है, और तुम लोग क्या लिख रहे हो, 601। तो रजिस्टर्ड जगह पे तुम लोगों ने बिजनेस नहीं किया, अनरजिस्टर्ड जगह है 601। तो आईटीसी तुम लोग को नहीं मिलेगा। समझ में आएगा प्रैक्टिकली किधर कैसे अप्लाई होता है ये? क्योंकि फिर ऑफिसर को थोड़ा सेटिस्फाई करना पड़ता, तो हो गया। में गलती नहीं है, पर उसकी नज़र में तो गलती है ना। क्योंकि ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ता, नहीं करना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी। नहीं नहीं नहीं, कितना भी हो, मैंडेटरी इज मैंडेटरी, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र। बाकी स्टेट्स में रेंट एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट इज नॉट मैंडेटरी, बट महाराष्ट्र में इट इज मैंडेटरी। महाराष्ट्र में इट इज डिफिकल्ट टू गेट रजिस्ट्रेशन। रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो फिर वो इलीगल है। हाँ, फिर हम रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नहीं मिलेगा। जीएसटी नंबर के लिए इट शुड बी रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। सेल्फलेस तो क्या, रजिस्टर्ड परचेज डीड, परचेज डीड होना चाहिए आपके पास। चले आगे, समझ में आया यहाँ तक? आगे सुनो, अगला वाला बताओ। कहाँ पर? पास डाउन मतलब आई इनवॉइस रेज करना। चलो डी वाला पॉइंट एक बार रीड करो, अपन ने पहले पढ़ा था। बी वाला भी बाकी है अपना, और डी बाकी है, दोनों अपन ने रीड किया है पहले, एक बार देख के बताओ। अच्छे से पढ़ो। हाँ, आईटीसी लेने के लिए हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए, वो इनवॉइस ही नहीं है हमारे पास। और हम लोग का एक कंडीशन था, और एक सप्लायर शुड पे टैक्स। ओके, हम लोग के सप्लायर ने टैक्स ही नहीं भरा, तो दोनों ही केस में हम लोग को आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर हमने लिया तो ऑफिसर क्या कर लेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। क्लियर है? एंड दिस रेस्ट्रिक्शन वुड बी ओनली फॉर 1 ईयर। इट डज नॉट मीन कि 1 ईयर के बाद वी कैन यूज इट। 1 ईयर के अंदर ऑफिसर हम लोगों से रिवर्स करवा के लेगा, वो इसका मतलब है। ओके, 1 ईयर के अंदर ऑफिसर क्या करवा के लेगा, रिवर्सल करवा के लेगा। और अगर समझो कि ऑफिसर ने बोला कि ये सब रीजन की वजह से हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट वी हैव सेटिस्फाइड द ऑफिसर। ओके, तो ऑफिसर क्या करेगा, ही मे अलाउ सच डेबिट। ओके, वो हम लोग को लेजर को यूज करने को दे देगा। समझ में आया? बट ओके, ऑफिसर को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट। क्लियर? सबको समझ में आया?
तो अपना 86A कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट वैसे ही हो गया था। उसके बाद ये इंटरेस्ट हो गया, 86B अपना बाकी है अभी। 51 हो गया, 52 हो गया, 88C और 88D बाकी है, और एक सर्कुलर है वो। ठीक है, मतलब अपना आधे घंटे में चैप्टर हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, एग्जीबिशन, नहीं चैप्टर नहीं है, ये भी अलग से। रिटर्न्स का तुम लोग को एक एक वीडियो मिलेगा वो देखने का, 2 घंटे का वीडियो है। उसमें का एक पार्ट बहुत टफ है, वो मैं ऑफलाइन अभी बताऊंगा। ओके, और बाकी का देखना है, क्योंकि बाकी में खाली याद ही रखना है। उसमें से आधा चैप्टर तो पहले ही हो गया। GSTR 1 का ड्यू डेट 11 तारीख, 2A 2B हो गया, 3B हो गया, कंपोजिशन का पूरे साल का एक रिटर्न रहता है वो हो गया। ओके, तो वही सब है, खाली डेट से मतलब मेरे को सिखाने वाला कुछ कंसेप्ट नहीं है। जो सिखाने वाला है वो मैं सिखाऊंगा, जो याद रखने वाला है वो वीडियो से देखो। ठीक है, अभी सुनो, क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। नहीं नहीं, कुछ तो ध्यान में आया। एक सेकंड में हो गया। हाँ, 88C और 88D सुनो। रूल नंबर 88C एंड रूल नंबर 88D। ओके, ये दो रूल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो 88C क्या बोलते हैं, सुनो। समझो हम लोगों ने GSTR 1 में, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। हम लोग के GSTR 1 में समझो हम लोगों ने 100 रुपए का लायबिलिटी दिखाया। ठीक है, और 3B में हम लोगों ने भरा 80 रुपीज। 1 में दिखाया 100 रुपया, 3B में दिखाया 80 रुपीज। ओके, तो ऐसे केस में क्या होएगा, ऑफिसर हम लोग को नोटिस देगा। क्या नोटिस देगा, 20 रुपया भरो। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को विद इन 7 डेज ओके रिप्लाई करना है। देखो हम लोग को दो काम करना है, या तो रिप्लाई करना है या तो पे करना है। समझो कि सच में पेएबल है तो पे करो, और अगर पेएबल नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गया था कुछ, ओके, तो फिर क्या कर दो, रिप्लाई कर दो और क्लोज कर दो। कितने दिन में करने का, 7 दिन में। अगर फिर भी नहीं किया हम लोगों ने रिप्लाई या तो पेमेंट भी नहीं किया, तो फिर ऑफिसर क्या करेगा, नहीं ऑफिसर यहाँ पर क्या करेगा, रिकवरी प्रोसीडिंग करेगा। मतलब हमारे प्रीमाइसेस पे आके, ओके, हम लोग के असेट्स को बेच के जाएगा। समझ में आ रहा पॉइंट, यस। रिकवरी प्रोसीडिंग का मतलब यही है कि हमारे असेट्स को आके क्या करेगा, वो बेच के जाएगा। सबको क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज कॉल्ड एज रिकवरी प्रोसीडिंग्स। हाँ, 88C कंप्लीटेड। अभी 88D। अभी 88D क्या बोलते हैं, देखो। समझो 2B में आपके पास ITC था 500 रुपए का, पर आपने 3B में ITC लिया 400 रुपये, सॉरी 600 रुपये का। ओके, ITC कितने रुपए का लिया, 600 रुपये का। तो ITC 100 से ज्यादा लिया ना आपने, तो यहाँ पर आपको नोटिस भेजेगा। क्या नोटिस भेजेगा, कि ये 100 रुपया जो है ना वो क्या करो, और रिवर्स कर दो ITC, या तो फिर भर दो। तो यहाँ पे नोटिस का हम लोग को क्या करना है, विद इन 7 डेज आइदर वी हैव टू रिप्लाई और वी हैव टू रिवर्स ITC। ज्यादा लिया ITC क्लेम ज्यादा किया, एलिजिबल था 500 रुपया, 2B में 500 दिख रहा है, 3B में 600 लिया। तो अभी यहाँ पर अगर हमने रिप्लाई भी नहीं किया, रिवर्स भी नहीं किया, तो ऑफिसर विल रेज डिमांड अंडर सेक्शन नंबर 73 74, और आज के तारीख में 74A। ओके, रेज डिमांड, रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं होगा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। क्यों स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि देयर कैन बी जेन्यून केसेस कि मेरे को पिछले महीने गुड्स नहीं मिला था, तो मैंने इस महीने गुड्स मिला तो ITC लिया, तो इस महीने का तो 2B से ज्यादा ही दिखेगा ना। समझ में आया क्या बोला मैं? देखो पिछले महीने मेरे को ITC लेने का था 100 रुपया, लेकिन मैं 80 रुपया ही लिया, क्योंकि 20 रुपए का मेरे पास गुड्स आया ही नहीं था। तो 20 रुपए का गुड्स कभी आया मेरे पास, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आया।
तो नेक्स्ट मंथ तो मैं आईटीसी लूंगा ना, तो नेक्स्ट मंथ का आईटीसी ऑब्वियसली 2B से ज़्यादा ही रहेगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग डायरेक्टली रिकवरी करने नहीं आ जाएंगे, हम लोग चेक करने को स्टार्ट करेंगे। समझ में आया पॉइंट? तो ये हो गया 88C 88D। ठीक है, अभी लास्ट बाकी है 86B, और बाद में एक टीसीएस का सर्कुलर। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रजिस्ट्रेशन के। ओके, रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और बाद में फिर पेमेंट ऑफ टैक्स का करेंगे, टाइम मिला तो। रूल नंबर 86B। हाँ जी। ये एकदम अजीब ही रूल है, और एकदम अजीब रूल है ये। क्या है देखो, ओके समझो कि मेरा लायबिलिटी, सुनो सुनो, मेरा लायबिलिटी 1 लाख रुपीज है, मेरे पास आईटीसी 1,50,000 का। ओके, तो मैं आईटीसी कितना यूज करूंगा? 1 लाख। भरने को कितना आएगा? जीरो। बैलेंस कितना बचेगा? 50,000। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है जिन लोगों के ऊपर रूल नंबर 86 भी अप्लाई होगा, उन लोग को पूरा आईटीसी वापरने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जबरदस्ती है गवर्नमेंट का, फालतू का जबरदस्ती। ओके, लॉजिक बताऊंगा मैं, बट ऐसा सब नहीं होना चाहिए। लॉजिक क्या है बाद में बताता हूँ। अभी जिन लोग के ऊपर रूल नंबर 86 भी अप्लाई होगा ना, उन लोग को ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। उन लोग को कैसा करना पड़ेगा देखो, उन लोग का जो आंसर है नेट लायबिलिटी फाइनल वाली, ये कितने आनी चाहिए? गवर्नमेंट बोलता है ये आनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम 1% ऑफ लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी। ओके, मतलब यहाँ पर 1 लाख है, तो इधर 1,000 तो आना ही चाहिए आपको। तो मैं आईटी से कितना वापर पाया? 99,000। तो बैलेंस कितना बचेगा मेरा? 51,000। 99 यूज किया ना 1.5 लाख में से, तो 51 बच गया। सबको समझा क्या बोला? मतलब मेरे पास जितना आईटीसी है ना, वो भी मेरे को वापरने को नहीं मिलेगा। जितना आईटीसी है उतना भी मुझको वापरने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? ओके। अभी ऐसा कब होगा, दैट इज एप्लीकेबिलिटी, हम लोग सीखेंगे कि ये रूल अप्लाई कब होगा, और बाद में सीखेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि एक्सेप्शंस क्या क्या है। ओके, अब देखो, एप्लीकेबिलिटी, उसका एप्लीकेबिलिटी है, अगर मेरा किसी भी मंथ में, ओके किसी भी मंथ में मेरा टर्नओवर, ओके 50 लाख क्रॉस करता है, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। समझो कि ये महीना मेरा सेल्स 55 लाख है, तो ये महीना मेरे पास दुनिया भर का आईटीसी भी रहेगा ना अगर, तो भी मेरा कितना आंसर आना चाहिए? फाइनल आंसर 1% ऑफ लाइबिलिटी आना चाहिए। मतलब आई कैन यूज ओनली 99% आईटीसी। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, अब ये टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसके अंदर गवर्नमेंट बोलता है कि नो एक्सपोर्ट एंड नो एग्जाम सेल्स, इसको कंसिडर नहीं करना है, एक्सपोर्ट और एग्जाम दोनों को कंसिडर नहीं करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि टैक्स का चोरी एक्सपोर्ट में कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुड्स सच में बाहर जा रहा होगा। नो एग्जाम्प्ट मतलब टैक्स ही नहीं है, तो फिर चोरी कैसे करोगे? देखो ये रूल है ना बेसिकली चोर लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि इसका एक्सेप्शन हम लोग समझेंगे तब तुम लोग को आइडिया लगेगा। ओके, तो जब तक एक्सेप्शन तक नहीं पहुंच रहे तब तक ये समझ के चलो कि चोर लोगों को पकड़ने के लिए ये रूल है। ठीक है, तो ये रूल के हिसाब से क्या करना है, जितना लायबिलिटी आएगा ना, पूरा आईटीसी से पे ऑफ नहीं करना है, थोड़ा सा कैश में करना है, थोड़ा सा कैश में करने का ही। कितना थोड़ा मतलब? 1% ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। एग्जाम्पल देखो, सामने एग्जाम्पल है तुम लोग है 1 लाख का 1% के। अभी इसके एक्सेप्शन क्या है देखो। सबसे पहला एक्सेप्शन,
द सेड पर्सन द सेड पर्सन और प्रोपराइटर और कर्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर or any of the two partners, whole time director, members have paid more than 1 lakh income tax in each of two financial years of ITR filed. क्या बोलते देखो, सुनो इसका मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका। इसमें क्या लिखा है, अगर आपने इनकम टैक्स का पेमेंट 1 लाख से ऊपर किया है ना, तो दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल? यू कैन यूज फुल आईटीसी, बस सिंपल। रूल नॉट एप्लीकेबल मतलब यू कैन यूज फुल आईटीसी। तो आप पूरा आईटीसी यूज कर सकते हैं जब आप लोग क्या भर रहे हो, इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख। कौन से साल में? हाँ, इन ईच ऑफ 2 इयर्स, क्योंकि इन ईच ऑफ टू फाइनेंशियल ईयर्स, समझ में आ रहा है पॉइंट? इन ईच ऑफ टू फाइनेंशियल ईयर्स, इज इट वेरी क्लियर? ओके, अब देखो, एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि ऐसा क्यों लिखा है। ओके, ऐसा क्यों लिखा है? अब ये रूल का एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये रूल का एप्लीकेबिलिटी क्या है? हाँ, टर्नओवर मंथली कितना होना चाहिए? 50 लाख के ऊपर होना चाहिए। अभी समझो कि 12 महीने में से मेरा टर्नओवर सिर्फ 6 महीना ही 50 लाख के ऊपर गया, बाकी 6 महीना टर्नओवर जीरो पकड़ के चलता हूँ। ओके, तो 6 इंटू 50 लाख कितना सेल्स हो गया? 3 करोड़। अभी हम लोग अगर हम लोग प्रिजम्पटिव के हिसाब से जाएंगे, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, ओके, प्रिजम्पटिव के हिसाब से जो भी जाएंगे तो भी 6% आएगा मिनिमम वाला, तो भी 18 लाख का प्रॉफिट आया। अभी 18 लाख के प्रॉफिट पे कितना टैक्स आएगा? 1 लाख से तो ऊपर ही आएगा। न्यू मतलब तुम लोग को ओल्ड भी है क्या? ओल्ड वाला कौन सा? 2.5 लाख वाला? 4 लाख वाला है स्लैब तो तुम लोग का। वापस कैलकुलेट करो। कौन सा टैक्स वाला रेज्यूम कर? न्यू वाला, हाँ, तो मेरे को नहीं मालूम, हाँ कितना है? मेरे को नहीं आता है, इसीलिए तुम लोग मेरा टेस्ट मत लेना, तुम लोग खुद से बराबर करना आपस में डिस्कस करके। मेरे को कुछ नहीं मालूम। बराबर है। और 2-3 लोग को कंफर्म करना है तो 160 प्लस। वन सिक्सटी 400। ओके, 4% वो ऐड किया। हाँ ठीक है, तो आंसर अपना 1,60,000 से आ रहा है, मतलब कि अगर बेर मिनिमम भी पकड़ा तो भी 1 लाख से ऊपर तो आना ही चाहिए। अभी आपका लायबिलिटी इनकम टैक्स का 1 लाख से कम आ रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? आपने बोगस परचेस किया रहेगा, बोगस परचेस, फेक इनवॉइस से परचेस किया रहेगा, तब जाके आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ऐसे लोगों को पकड़ता है कि जिन लोग का इतना सेल होने के बावजूद भी लायबिलिटी 1 लाख से कम कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो ये पकड़ने के लिए रूल बना है। समझा पॉइंट सब लोगों? मतलब कि मेरा सेल्स 3 करोड़ के ऊपर है, बट मेरा लायबिलिटी फिर भी 1 लाख से कम है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ओके, अगर हो रहा है मतलब या तो मैं लॉस मेकिंग बिजनेस है, या तो मैं फेक इनवॉइस ले लेके क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मेरे को ऐसा पकड़ लेगा। क्लियर है पॉइंट? हो सकता तो वैलिडिटी मतलब आगे भी एक्सेप्शन है, आगे भी एक्सेप्शन है, अगर फॉल किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ। हाँ तो फिर ठीक है ना, तो जरूरत नहीं, ये हर महीने चेक करना है रूल। यस, पहला एक्सेप्शन क्लियर है सबको? सेकंड एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन, तो गवर्नमेंट बोलता है कि 1 लाख का लायबिलिटी आपका नहीं भी आएगा, 3 करोड़ के ऊपर सेल रहेगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, केस है ऐसा, और एक्चुअल है, लीगल केस है, लॉफुल। अगर समझो आपका एंटिटी एसईजेड में 10 डबल है, मालूम है?
हाँ, ओके, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। पहले 5 साल तक टैक्स नहीं भरना है, अगले 5 साल तक 50% भरना है, उसके अगले 5 साल तक इन्वेस्टमेंट रिजर्व में डालेंगे उतना नहीं भरना है। मतलब कि अगर समझो मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हूँ। नहीं बढ़ाइए। ठीक है, सुनो। अगर समझो कि मैं एसडीएच से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ओके, 3 करोड़ का एक्सपोर्ट कर, ओके, मैं प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए, लेकिन इनकम टैक्स कितना भरूंगा पहले 5 साल में हूँ? जीरो। तो गवर्नमेंट बोलता है कि यार ये तो बराबर है, आपका टर्नओवर कितना से ज्यादा है? 50 लाख, 50 लाख से हर महीना ज्यादा है, पर फिर भी टैक्स भरने को नहीं आ रहा है, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ, बोलते हैं ना, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, या तो फिर बोगस परचेस। ओके, इट इज ड्यू टू बेनिफिट अवेलेबल टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये तो लॉजिकल है। तो ऐसे तो कभी आएगा ही नहीं। तो हम लोग आपको पकड़ेंगे क्या? ऐसा नहीं पकड़ेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट बोलता है कि अच्छा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको जीएसटी का तो रिफंड बनना चाहिए। लायबिलिटी नहीं बन रहा है इनकम टैक्स का, जीएसटी का तो रिफंड आना चाहिए ना आपको। तो अगर आपको वो रिफंड अगर आ रहा है जीएसटी का, ऑप्टेन रिफंड, अगर जीएसटी का रिफंड आ रहा है कितने रुपए से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा, तो भी कोई इश्यू नहीं। प्रॉफिट नहीं, टैक्स। टैक्स लायबिलिटी अगर 1 लाख से ऊपर है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। और रिफंड कितने से ऊपर होना चाहिए? 1 लाख से ऊपर, कौन से साल में? इन पिछले फाइनेंशियल ईयर। एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी पिछला 2 फाइनेंशियल ईयर। देखो, इनकम टैक्स के लिए 2 साल बोला है लोगों ने। ओके, इनकम टैक्स कौन से साल का चेक करेंगे? लास्ट 2 इयर्स। एंड रिफंड कौन से साल का चेक करेंगे? ओके, लास्ट 1 ईयर। लिखा नहीं है, इधर लिख दो, इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, समझ में आ पॉइंट? अभी थर्ड पॉइंट ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ध्यान से सुनना। बोलो कितना जीएसटी भरेंगे? सब लोग बोलो कितना भरेंगे? 8 हजार। सबको समझ में आया? अभी इसके बाद क्या करने का? क्रॉस चेक करने का कि वेदर दिस 8,000 इज हायर देन 1% ऑफ लायबिलिटी और नॉट। ऑब्वियसली 4,000 आ रहा है, पर मैं तो 8 भर रहा हूँ, तो ये रूल में कंप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्या बोला? एकदम सिंपल क्लियर है क्या? देखो, मैं 8 हजार वैसे ही भर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आईटीसी का कमी है। अगर मैं 8 हजार रुपये ऐसे ही भर रहा हूँ तो ये रूल में ऑटोमेटिकली कंप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये रूल के हिसाब से कितना भरने को आ रहा है? 4 हजार। 1% ना, रूल के हिसाब से कितना भरने का मेरे को? 4 हजार, 1% ऑफ लाइबिलिटी भरने का। और मैं ऑलरेडी उससे ज्यादा ही भर रहा हूँ, तो मेरे को ये रूल एप्लीकेबल है क्या? नहीं। ओके, सेकेंड मंथ मेरा 3 लाख का लाइबिलिटी है, 3.5 लाख का आईटीसी, तो मैं वैसे कितना भरूंगा? जीरो। लेकिन ये रूल के हिसाब से कितना भरूंगा? 1%, तो कितना आंसर आएगा? 3 हजार। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है? आपको अभी इस 3 हजार नहीं भरना है, आपको क्यूमुलेटिवली चेक करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, सुनो। क्या बात, देखो इसीलिए मैं बोलता आगे बैठो। देखो, जो आगे बैठता है ना उसको सब आता है। कल आयुषी भी आगे बैठी थी, उसको सब आ रहा था अभी। पर गेस्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा था। देखो आगे, यहाँ पर देखो, अभी ये रिकॉर्डिंग भी सुनेगी वो। चलो, 7 लाख। अभी 7 लाख का 1% कितना आ रहा है? 7,000। क्या मैंने 7 हजार भरा है? क्या अब तक भरा है? तो ये जीरो भरूंगा, ये बराबर है। सर, हर महीना चेक करने का क्यूमुलेटिव बेसिस पे। इवन इफ बीच का महीने में अगर मेरा सेल 50 लाख से कम भी हुआ रहेगा, तो भी क्यूमुलेटिव में लेने का, एंड दैट क्यूमुलेटिव शुड बी ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, फाइनेंशियल ईयर के पहले नहीं जाना है आपने। ओके, क्यूमुलेटिव मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से 5 साल का क्यूमुलेटिव करें, नहीं, हर साल का क्यूमुलेटिव करते रहेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट?
हाँ, बराबर। एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। कितना भरने को आएगा निकालो। हाँ, इसमें ही करो। रुको रुको एक सेकंड, ये एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूँ। रुको रुको, मैं बोलूंगा तब करो। करो अभी। 0। एक्सीडिंग 1% जो 1% को बराबर भरना पड़ेगा आपको। 2000 तो भरना। 2000 तो 7%। 10 भर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा। ओके। कितने लोग को लग रहा है कि भरने को नहीं आना चाहिए? हाँ। तो भर ही दिया। तो भरना है कि नहीं भरना है? हाँ। ओके। सुनो अभी। अभी सुनो। हाँ देखो, 2000 रुपये तो भरेंगे। सबको समझ में आ रहा है, 2000 तो हम लोग भरेंगे। एवरीवन क्लियर? हाँ, 1% का जरूरत नहीं। अभी 1% कैसे चेक करेंगे? देखो, 2000 भरने के बाद, लिसन, 2000 भरने के बाद क्या चेक करने का अपने को? 7,50,000। और हम लोग इधर 7,500 के ऊपर भर रहे हैं क्या? भर रहे हैं ऑलरेडी, 10,000 भर रहे हैं। तो फिर ये दो सही है। सबको समझ में आया पॉइंट? हाँ। हाँ, वो मैं बताता हूँ। अभी मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, आपसे तुम लोग बताओ। इंक्लूडिंग करंट मंथ। हाँ, तो करंट मंथ का देख के करना आप। और एक एग्जांपल करो, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। चलो ये वाला करो। मेरे को अमाउंट दो। तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो। फोकस से आंसर दो। ट्राई करो, फटाफट ट्राई। देखो, एकदम सिंपल चीज है। ओके, तुम लोग अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो। सुनो, एकदम सिंपल है। ये रूल के हिसाब से कितना भरने का आ रहा है? नहीं, नॉर्मली कितना भरने का आ रहा है? 2,000। ओके। अगर मैं 2,000 भर रहा हूँ, ओके, तो मैं कंप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं कंप्लाई करने के लिए और कितना भरूंगा? 2,000। तो टोटल कितना भरूंगा? 4,000। सबको समझ में आया क्या? क्या किया, समझा क्या? एकदम सिंपल। मैं वापस से एक बार बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करने का, सुनो, सबसे पहले क्या करने का? नॉर्मली कितना भरने को आ रहा है? 2,000। ओके, ये तो भरना ही पड़ेगा। नॉर्मली भरने को आएगा तो भरना ही पड़ेगा। अभी टोटल वैसे 12 लाख आ रहा है, उसका ये 12,000। ओके। अभी यहाँ पर 8+2 मेरा 12 नहीं आ रहा है। तो मेरे को 12 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? और 2,000 ऐड करना पड़ेगा। तब जाके मेरा टोटल आ जाएगा। तो मेरे को टोटल भरना पड़ेगा 4,000। सो आईटीसी आई विल यूज ओनली 7.94 लैक्स। तब जाके तो मेरा यहाँ पर 4,000 आएगा। नहीं, 7.96 लैक्स। 96, सॉरी। ओके, 96 अगर मैं यूज करूंगा तो 4,000 भरने को आएगा। तो 2,000 कैरी फॉरवर्ड होएगा नेक्स्ट मंथ। सबको समझ में आया पॉइंट? एवरीवन क्लियर? तो क्यूमुलेटिवली कैसे चेक करने का समझ में आया? ओके। अब सुनो।
लास्ट कंडीशन, लास्ट पॉइंट, द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, मतलब कि अगर समझो हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी, ये लोग सब लोग नहीं भरेंगे। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कभी चोरी नहीं करते, तो हम लोग 1% नहीं भरेंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके, ये हो गया अपना 86 बी। लास्ट एक सर्कुलर है, वेरी सिंपल सर्कुलर। सुनो ये सर्कुलर क्या है, लिसन। यहाँ पर देखो, अभी ना ओएनडीसी करके एक वेबसाइट है। ओके, उसके ऊपर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्राइजेस कंपेयर होता है। अभी एक प्रोडक्ट का अमेजोन पे क्या प्राइस है और वही प्रोडक्ट का फ्लिपकार्ट पे क्या प्राइस है, वो कंपेयर होता है। जैसे पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस का पॉलिसीज कंपेयर होता है। ओके, वैसा ओएनडीसी करके वेबसाइट है, उस पर अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइसिंग कंपेयर होता है। इधर ये प्राइस, मिंत्रा पे ये प्राइस। ओके, तो अभी समझो कि मैं ओएनडीसी के वेबसाइट पे गया। ओके, और फिर मैंने उधर जाके अमेजोन पे क्लिक किया, मतलब कि मेरे को अमेजोन से बाय करने का इच्छा हो रहा है। तो अभी क्या करता है ओएनडीसी, आपको अमेजोन के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। देखो, मैं ओएनडीसी के ऐप से अमेजोन वाले पे क्लिक किया, तो अभी मेरे को किधर लेके जाएगा? अमेजोन से। अभी मैं बाय करूंगा अमेजोन से, लेकिन ओएनडीसी को कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि ओएनडीसी के थ्रू होके कोई आया है। ओके, तो यहाँ पर देर आर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व, ओएनडीसी भी है और अमेजोन भी। तो सेलर का टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? तो गौरव बोलता है कि अमेजोन करेगा, क्योंकि अमेजोन को ही मालूम है ना सेलर कितने में बेच रहा है। ओके, सेलर का जीएसटी नंबर क्या है। ओएनडीसी एंड अमेजोन, सॉरी, वॉच सेलर आर नॉट कनेक्टेड। तो हाँ, तो यहाँ पर टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? अमेजोन, क्योंकि वो सेलर के सबसे ज्यादा करीब है। ओके, वो सेलर को जानता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसको नाम क्या दिया? सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्लियर? लेकिन अगर समझो अमेजोन बीच में होता ही नहीं, ओएनडीसी खुद ही डायरेक्टली बेच रहा होता, तो उसको ही करना पड़ता। समझ में आया पॉइंट? सबसे क्लोज है, दैट इज सेलर साइड। सबको समझा? तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना।